सिद्धार्थ जब भी घर आते तो मेघा अजीब सी परेशान हो जाती। कुछ अस्त व्यस्त सी, बड़ी अनमनी सी। पानी का गिलास सिद्धार्थ के बजाय पापा को पकड़ाने चली जाती और किताब कापी किचन में रख देती और जाकर कोने में खड़ी हो जाती। फिर उसके पापा आवाज़ लगाते, तब आकर बैठती। कभी नज़रें उठाकर देखती और निगाहें मिलते ही डर जाती और कलेजा धक से कर जाता। झट से कमरे से निकलकर दीदी के कमरे में आकर बैठ जाती। उस दिन भी यही सब हुआ। तभी रेडियो पर सैनिक भाइयों के लिए गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहला गाना था जाने क्या सूझा। उसने रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दिया और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने एक बार नजरें उठाई और फिर अपने काम में लग गए, लेकिन एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी उनके चेहरे पर, जिसे महसूस करके मेघा झेप गई। हालांकि उसने जानबूझकर ही आवाज़ तेज की थी, सिद्धार्थ को सुनाने के लिए ही। शायद सिद्धार्थ को भी शरारत सूझी और झट से उठ खड़े हुए और बोले, अच्छा तो अब चलते हैं। मेघा तड़प गई। उसने कहा, फिर कब आएंगे? सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, अब कभी नहीं आऊँगा। तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो। यहाँ मैं चैन से पढ़ने के लिए आता हूँ और तुम हो कि मुझे डिस्टर्ब करती रहती हो। मेघा रोनी सूरत बनाकर पेन उठा लिया। सिद्धार्थ अपना पेन किसी को नहीं देते और न ही छोड़कर जा सकते थे। तभी मेघा के अंतर्मन में गाना चलने लगा। सिद्धार्थ ने गुस्से में देखा, जैसे तुम कहोगी यही सदा की दिल अभी भरा नहीं। डोरबेल बजने लगा। मेघा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसकी बड़ी दीदी और जीजू खड़े थे। दीदी से गले मिलकर फिर अंदर के कमरे में ले गई। सिद्धार्थ से किसी ने कोई बात नहीं की, वो जाने को हुआ। तभी मेघा के पापा ने कहा, सिद्धार्थ जी आप अपनी पढ़ाई पूरी करके जाइए, अंदर गपशप चलता रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिद्धार्थ रुक गए और वापस टेबल पर आकर अपना काम शुरू कर दिया। बीच बीच में अंदर से मेघा की खनकती हंसी सुनाई पड़ रही थी। सिद्धार्थ को बुरी नहीं लगती है मेघा, लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठती है जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह चिढ़ जाते हैं। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, बहुत जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी और बिजली गुल हो गई। सिद्धार्थ ने सर पकड़ लिया। चुलबुली सी मेघा एक केरोसिन लैंप लेकर आई और फरमान जारी किया, बहुत तेज बारिश आ रही है, चुपचाप यहाँ बैठकर काम कीजिए, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज खाना मैं बना रही हूँ, आपको खाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा, ना बाबा ना, तुम्हारे हाथ का खाना खाने से उपवास कर लेना अच्छा है। मैं तो चला अपने घर, माँ के हाथों से नरम गरम रोटी सब्जी खाकर चैन से सो जाऊंगा। मेघा पांव पटकती अंदर आ गई और भुनभुनाने लगी कि एक दिन पक्का चूहे से कटवा दूंगी और कॉकरोच शर्ट में डाल दूंगी, तब मज़ा आएगा। शरारती ख्याल आते ही चेहरा खिल गया और दौड़कर ड्राइंग रूम में आई। तब तक सिद्धार्थ जा चुके थे। जीजू ने मेघा को छेड़ते हुए कहा कि चलो विभा, हम वापस चले जाते हैं, यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं है। अब तो पड़ोसी की आंख मिचौली हो रही है। मेघा नकली गुस्सा दिखाते हुए घूरने लगी।
जाइए, आप कहाँ आएंगे दूर तक, आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली आएगी। जीजू ने भी पासा फेंका। अब अम्मा की बारी थी। चलो सब लोग खाना खाओ, इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, जल्दी खाना खाकर सो जाओ, कल करना जी भर के बातें। विभा, माँ की आज्ञाकारी बेटी, झट से उठकर रसोई में पहुँच गई। रमा ने थाली लगा ली थी। फिर सब लोगों ने खाना खाया। बिजली आ गई, बारिश थम गई, सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेघा ने भी तकिया लिया और चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई। दूर, बहुत दूर से धीमे धीमे स्वर में एक गीत सुनाई देने लगा। मेघा सोचने लगी कि सावन तो सचमुच आया है, दीदी और जीजू भी आए हैं, तीज का त्यौहार मनाना है। अच्छा है, कल झूले डलवा लूंगी, फिर हम सब खूब झूलेंगे। और सिद्धार्थ के चेहरा आंखों में कौंध गया। नींद तो उड़ चुकी थी। बार बार करवटें बदलने से रमा भी सो नहीं पा रही थी। उसने गाल पर 2 चपट लगाई, उलाहना देते हुए कि तुम तो सोती रहोगी देर तक, अपनी नींद पूरी कर लोगी, लेकिन मुझे तो 5 बजे उठना है। चुपचाप एक करवट सो जा, नहीं तो छत पर चली जा। मेघा ने शैतानी से देखते हुए कहा, कल पक्का छत पर जाकर सो जाऊंगी और उठाकर लाने के सिद्धार्थ को भेज देना। और मुंह बांक कर हंसने लगी। अब की रमा ने तीर 4 झापड़ जमा दिए। नालायक, बदतमीज, ढीठ कहीं की। देख, कल से सिद्धार्थ का आना ही बंद करवा देती हूँ। पापा को बता दूंगी तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कल होकर कोई कांड कर दो तो बेचारा शरीफ इंसान बेमौत मर जाएगा। मेघा ने रमा के मुंह पर हाथ रख दिया। मत बोलो, मत बोलो, सिद्धार्थ को मत मारो, मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे भी पापा का डर है, माँ का डर है, और जीजू तो ऐसे ही बहुत जलते हैं सिद्धार्थ से। सॉरी मत कहना किसी से कुछ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी सिद्धार्थ से, बस देखा करूँगी। रमा सो गई। सारा दिन काम करके थक गई थी। मेघा को काम धंधा तो कुछ आता जाता नहीं है। मेघा ने धीरे से रमा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और आंखें मूंद ली। गुनगुनाते मेघा भी सो गई। सुबह घर के सभी लोग गार्डन में चाय की चुस्की ले रहे थे और मेघा सपनों की दुनिया में अटखेलियां खेल रही थी। जब 8:30 बजा तो विभा ने जगाया। मेघा हड़बड़ा कर उठी। अरे मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना था। कोई बात नहीं साली साहिबा, हम इवनिंग वॉक पर चलेंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे और कुल्फी भी चख लेंगे। बोलते हुए गौरव जी दरवाजे तक आ गए। कमरे के अंदर आने की इजाज़त घर के दामाद को भी नहीं थी और दामाद जी घर के नियम कायदे कानून और अनुशासन का सम्मान करते थे, इसलिए बोलकर वापस अपने कमरे में चले गए। मेघा उठकर जीजू के पास गई और कहा, पक्का ना, शाम को हम सब चलेंगे ना? हाँ भाई हाँ, पक्का चलेंगे, लेकिन तुम सिद्धार्थ को मत लटकाना। कौन सिद्धार्थ? कहाँ का सिद्धार्थ? कब आया? कहाँ है? एक लगातार इतने सारे बकवास और वो भी भोली सूरत बनाकर। विभा ने कहा, चुप कर नाटकबाज, चल जा, जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम सब मार्केट जाएंगे, तीज का सामान लाना है और तुम दोनों बहनों के कपड़े भी।
माँ पापा और गोलू मोलू के कपड़े तो सासू माँ ने भेजे हैं, लेकिन तुम दोनों के लिए कहाँ है कि तुम्हारे पसंद का लूँ, इसलिए चलो मार्केट चलो। आधे घंटे में सब तैयार होकर चली गई। नियत समय पर सिद्धार्थ आए और आते ही अपने टेबल पर किताब कापी खोलकर बैठ गए। भारद्वाज साहब ने पानी लाकर दिया। सिद्धार्थ एकदम से हड़बड़ा गए। सर आप क्यों पानी लेकर आए? मेघा, रमा, विभा सब के सब कहाँ हैं? भारद्वाज साहब ने कहा, सब लोग मार्केट गए हैं, बिटिया आई है, पहला तीज है तो खूब धूमधाम से मनाया जाएगा, उसकी तैयारी के लिए सब गए हैं। इतना कहकर भारद्वाज साहब किचन में आकर चाय बनाने लगे। पहले शक्कर का डब्बा खोलने की कोशिश में गिर गया, शक्कर फैल गया। जोर की आवाज आई तो सिद्धार्थ अंदर आए और डब्बा उठाया। फिर कहा, सर आप बैठिए, आज मैं चाय बनाता हूँ। भारद्वाज साहब ने कहा, चलो ठीक है बेटा, 2 प्याली चाय बना लो, सुकून से चाय पी ली जाए, फिर तूफान एक्सप्रेस आएगी, तब 2 घंटे तक चक जारी रहेगा। सिद्धार्थ बड़े हौले से मुस्कुराए और चाय छानने लगे। 2 कप के बाद भी थोड़ी सी चाय बच गई थी। तभी तूफान मेल का इमरजेंसी लैंडिंग हुई और किया धमाका। वाह वाह वाह, बहुत खूब कहा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले, नहीं नहीं, प्याले प्याले पर लिखा है पीने वाले का नाम। अब बची हुई चाय तीसरे प्याले में डालिए और अदब से मेरे पास लाइए। अभी मैं सिद्धार्थ शर्मा हूँ और आप मेघा भारद्वाज। और सचमुच सिद्धार्थ की कुर्सी पर बैठ गई। पापा ने पूछा, तुम अकेली कैसे आई, बाकी सब कहाँ हैं? ऐसा है कि चाय की खुशबू खींचकर ले आई और उन लोगों को दूर, बहुत दूर ढकेल दी, क्योंकि वह सब बड़े खास लोग हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं और मैं तो रद्दी सी सड़ी हुई बेकार चाय पीने वाली सो चाय पीने आ गई। मुझे खबर मिली कि आज शर्मा जी स्पेशल 3rd क्लास चाय बनाने वाले हैं, सो टपक पड़ी। सिद्धार्थ 3 प्याली चाय लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और बड़े अदब से बेमन के खिदमत में पेश किया। भारद्वाज साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर इग्नोर किया और बासी अखबार ही उलटने पलटने लगे। चाय पीकर मेघा ने कहा सॉरी, कान पकड़कर सॉरी, और भोली सूरत बनाकर फर्श पर बैठ गई सिद्धार्थ के सामने। सिद्धार्थ ने झिड़कते हुए कहा, चलो हो गया, नाटक मत फैलाओ, बर्तन भांडी धो, झाड़ू पोछा कर लो, तुम्हारे जीजू आए हैं, उनकी खातिरदारी का इंतजाम करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, आप सिखा देंगे तब सीख लूँगी, फिर अगली बार बनाऊँगी। मेघा इधर आओ, सिद्धार्थ को पढ़ाई करने दो। पाँव पटकती हुई मेघा अंदर आ गई और रेडियो खोल दिया। क्या सिद्धार्थ ने पूछा तो मेघा झेप गई। मतलब सिद्धार्थ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनका ध्यान अंदर की तरफ ही था। भारद्वाज साहब ने रेडियो बंद कर दिया। मेघा जल भूनकर सिद्धार्थ के पास शिकायत करने चली गई। सिद्धार्थ को भी उसका इंतजार था। उन्होंने झट से एक कॉपी दे दी और कहा, 2 पेज का नोट्स तुम कॉपी कर लिख दो। मेघा की तो बाँछें लिख गई। सिद्धार्थ के करीब बैठने का मौका जो मिल गया, एकदम शराफत दर्शाते हुए बैठ गई और लिखने लगी। लिखते लिखे नज़र उठाकर देख लेती और फिर लिखने लगती। न जाने क्यों मेघा गंभीर हो गई। दूसरे दिन
तीज का त्यौहार था। सबने मिलकर खूब तैयारियां की, झूले लगाए गए, पकवान बनाए गए, मेहंदी रचाई जा रही थी। अम्मा विभा और मेघा के हाथों में लग गई थी। रमा किचन में चाय पकौड़े और समोसे में उलझी हुई थी। भरद्वाज साहब पंडित जी को निमंत्रण देने गए थे। सिद्धार्थ ने सोचा रमा की मदद कर दी जाए, लेकिन रमा बहुत फुर्ती से सब बनाकर लगा दिया। लॉन्च में सभी पहुंचकर खूब आनंद से खाए पिए। रात हो गई थी। सिद्धार्थ को घर जाना था। उन्होंने अपना किताब कॉपी समेटकर पेन जेब में डाला और चलने को हुए। मेघा ने पेन झट से लिया, कहने लगी रुक जाइए ना थोड़ी देर। सिद्धार्थ ने कहा आज नहीं कल रुक जाऊंगा। तुम तीज करने वाली हो ना, मैं कल देखूंगा तुम्हारा पूजा पाठ सजना संवरना। कभी तो लगो जैसे कोई सभ्य शिष्ट सुशील नारी हो। अच्छा तो क्या मैं असभ्य हूँ, बदतमीज हूँ, शैतान हूँ? नहीं मेरी दादी अम्मा, तुम तो साक्षात देवी हो। क्षमा करो माते और मुझे आज्ञा दो, घर जाने दो। माँ राह देखती होगी। ओ सॉरी, आप जाइए जल्दी से, कल के लिए बोलकर आइएगा प्लीज। सिद्धार्थ ने संक्षिप्त उत्तर दिया ओके, और बिना देखे चल पड़े। दूर तक मेघा देखती रही। पूरी गली पार करके जब गेट खोलकर बाहर निकले और फिर मुड़कर गेट बंद किया, तब तक निहारती रही। दूसरे दिन सबसे पहले मेघा जगी और सभी के लिए मसालेदार चाय बनाई। सभी साथ बैठकर पी रहे थे। अचानक मेघा की नज़र हर सिंघार के पेड़ के नीचे गिरे हुए फूलों पर पड़ी। 2 फूल थे। बेइंतहा खुशी हुई, क्योंकि हर सिंघार के फूल खिलने का मौसम खत्म हो चुका था। सावन में कभी नहीं खिलता है, मगर आज अचानक खिला। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शाम हुई, झूले डाल दिए गए। माली आकर बेले के फूलों से सजा दिया था। विभा को दुल्हन की तरह सजाया गया। यह उसका पहला तीज का व्रत था। रमा और मेघा ने भी नए कपड़े पहनकर तैयार थी। मेहंदी तो सभी को लगाई गई थी। पंडित जी आए, पूजा शुरू हुई। लगभग 2 घंटे लग गए। मेघा का मन पूजा में बिल्कुल नहीं लग रहा था। संपन्न हुई, आरती भी हो गई। अब सबसे पहले भरद्वाज साहब और लता जी को झूले पर बिठाया गया। 55 की उम्र में भी लता जी बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरह सफ़ेद बालों के बीच 2 किलोमीटर लंबा हाईवे बना रखा था, सुर्ख लाल सिंदूर से। उस पर से हया की लाली उनके झुर्रीदार चेहरे पर एक अलग ही नारंगी आभा बिखेर रही थी। ढलता सूरज की आखिरी किरणों ने उन्हें अधिक अलंकृत कर दिया था। मेघा ने धर 10-12 फोटो निकाल लिए। अब विभा और दामाद जी की बारी थी। मेघा ने गाना बदल दिया। शाम ढलने को आई। रमा और मेघा को झूलना था, मगर मेघा को तो इंतजार था किसी का। बेमन से लगभग जबरदस्ती मेघा रमा के साथ झूले पर बैठी और इतनी लंबी पेंगे मारी कि झूला दूसरे पेड़ से टकराते हुए पलट गया। रस्सी टूट गई और दोनों बहनें धम से नीचे गिर गई। आवाज़ बड़ी जोर की आई। सब लोग दौड़कर पहुँचे। दोनों बहनों को उठाकर देखा गया। कुछ खास चोट दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मेघा जोर जोर से रो रही थी। शायद गुम चोट हो। दूसरे दिन उजागर होगा। विभा ने दूध हल्दी गर्म करके ले आई। रमा ने तो पी लिया, मगर मेघा ने नाटक खत्म ही नहीं हो रहे थे।
बारी बारी से सबने कोशिश कर ली मगर टस से मस नहीं हुई। थक हार कर सभी ने छोड़ दिया और अंदर आकर बैठ गई। रमा ने बताया कि बेहतर महसूस कर रही है, इसलिए किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोग गपशप में मशगूल हो गए। बाहर लेटी लेटी मेघा बेहोश हो गई थी और नाक मुंह से खून बह रहा था। तभी सिद्धार्थ वहां पहुंचे और मेघा को इस हाल में देखकर चीख निकल गई। नहीं, तुम नहीं जा सकती इस तरह मुझे छोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती तुम। मेघा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। पागलों की तरह सिद्धार्थ बोले जा रहे थे। विभा और रमा भी बाहर आ गई और हंसते हुए कहा, आप भी उसके झांसे में आ गए। एक नंबर की नाटकबाज है वो, बेमतलब बहाने बना रही है, कामचोर कहीं की। सिद्धार्थ ने उसे छूकर खून दिखाया तब सभी को काट मार गया। वास्तव में खून बह रहा था और मेघा बेहोश थी। पास वाले डॉक्टर मुखर्जी को बुलाया गया। उन्होंने देखकर बताया कि सर में चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, जान को खतरा हो सकता है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। सिद्धार्थ ने मेघा को उठाया और लगभग दौड़ते हुए सड़क पर पहुंचा। एक टैक्सी रोकी और बिना किसी को लिए चल पड़ा SN मेडिकल कॉलेज। वहां उनकी भाभी डॉक्टर थी, इसलिए तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। पीछे से परिवार के बाकी लोग भी पहुंच गए। न्यूरो सर्जन डॉक्टर भट्ट ने बताया 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विभा को चक्कर आने लगा। शायद पहली बार निर्जला व्रत किया था, इसलिए या फिर मेघा की हालत देखकर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भट्ट साहब को छोड़कर बाकी सभी लोग घर चले जाइए, यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। विभा की तबीयत खराब हो सकती है, वो माँ बनने वाली है, इसलिए उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। आप सभी चले जाइए, जैसा भी होगा फ़ोन करके बता दूंगी। भरद्वाज साहब ने विभा का ख्याल रखते हुए सभी को घर भेज दिया और ICU के बाहर सोफे पर बैठ गए। डॉक्टर शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो तो रुक जाओ। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ रुका हुआ हूँ। 2, 3, 4 घंटे बीत गए, लेकिन मेघा को होश नहीं आया। धड़कनें चल रही थी, सांसें ले रही थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था। पिन पटक सन्नाटा छा गया था। घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सोती हुई खामोश मेघा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हमेशा से उसके बक बक पर खींचने वाला सिद्धार्थ उसकी खामोशी पर खींच उठा था। गाने की पंक्तियाँ अभी पूरी नहीं हुई और मेघा के शरीर में हलचल शुरू हो गई। सिद्धार्थ रोक नहीं पाया खुद को और बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। बीच में आ गया ऑक्सीजन का पाइप और तार निकल जाने से अलार्म बज गया। अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर नर्स सब बहुत पहुंच गए। सिद्धार्थ संभलकर दूर हो गया। मेघा आगे मीचने लगी और बड़ी लंबी अंगड़ाई लेती हुई अपने हाथों को ऊपर किया, फिर आंखें खोलकर चारों तरफ भयभीत निगाहों से देखने लगी। सिद्धार्थ पर नजर पड़ते ही उछल पड़ी और एकदम से लिपट गई, फिर एकदम से झपट दिया। कितने जोर से धक्का मार दिया जो मैं पेड़ से टकराते हुए गिर गई।
मेरी नाक फूट जाती तो मेरी शादी भी नहीं होती, फिर आपके छाती पर मूंग डलती रहती और हंस पड़ी। सिद्धार्थ बहुत जोर से डर गया, लेकिन डॉक्टर शर्मा को राहत महसूस हुई। डॉक्टर शर्मा ने मेघा को लेटा दिया और भरद्वाज साहब को बताया कि अब खतरा टल गया, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन 2 घंटे और रहने दीजिए। सुबह होने के बाद एक बार न्यूरो सर्जन की राय लेकर फिर भेज दूंगी। घर पर सभी को बता दीजिए मेघा बिल्कुल ठीक है। घर पर बता दिया गया। भरद्वाज साहब निश्चिंतता अनुभव कर रहे थे और लंबे हो गए सोफा पर, मगर सिद्धार्थ बेचैन हो गए, क्योंकि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि मेघा कब, कैसे और कहाँ गिरी थी। जब वो आया तो लॉन में औंधे मुंह पड़ी हुई मेघा को देखा था। नाक और मुंह से खून बह रहा था। इससे अधिक उसे कुछ भी नहीं मालूम था। मेघा ने सिद्धार्थ को आवाज दी और कहा, मेरे पास आइए ना, मुझे डर लग रहा है। डर तो सिद्धार्थ को भी लग रहा था, मगर समय की नज़ाकत को समझते हुए चुपचाप उठकर मेघा के पास चला गया। मेघा ने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। हो चुकी थी एक सुहानी सुबह। मेघा की जीत हुई थी, मरते मरते बच गई थी, और सिर्फ बची ही नहीं, उसे एक सरप्राइज भी मिला था। सिद्धार्थ का प्यार बेशुमार, बेइंतहा और बेहिसाब। डॉक्टर का राउंड शुरू हुआ। सिद्धार्थ बाहर चले गए। भरद्वाज साहब ने कागजी औपचारिकता पूरी की। कैब से तीनों लोग घर लौटे। अम्मा आरती की थाली लेकर बाहर आई। नज़र उतारी गई। 5 मिनट जुबान को आराम दिया होगा और शुरू कर दिया सिद्धार्थ की क्लास लेना। कल आने में देर क्यों कर दी? जल्दी आ गए होते तब ठीक से झुलाते, तब तो नहीं गिरती ना। अच्छा तो मैंने मारी थी लंबी पैंट। बेवकूफ़िया खुद करो और इल्ज़ाम दूसरे पर। वाह भाई वाह, कमाल करती हो तुम तो। अच्छा बस करो, कल जो हुआ उसकी बात अब कभी नहीं की जाएगी, और झूला तो भूल ही जाओ, कभी नहीं डलेगा झूला, सावन आए या भादो। यह धमाकेदार ऐलान भरद्वाज साहब ने किया। सब लोग खामोश हो गए। मेघा ने कहा, पापा आपका कानून इस घर में ही चलेगा ना? मैं अपने ससुराल जाकर झूला डाल सकती हूँ ना? सचमुच कितनी ढीठ और शैतान है ये लड़की, कभी नहीं सुधर सकती। तुझसे शादी कौन करेगा ऐसी बिगड़ैल लड़की से? अम्मा ने कहा तो सब लोग हंसने लगे और मेघा चुपचाप सिद्धार्थ के पास आकर बोली, बता दीजिए ना कि आप मेरी शादी करवा देंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भरी जवानी में गंजा होने का शौक नहीं है। कौन करवाएगा तुम्हारी शादी? 100 जूते पड़ेंगे उससे। मेघा ने कहा, एक सुपर आइडिया दूं? हाँ बोलो। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा तो ना करे, मैं ही कर लूँगी आपसे शादी। फिर तो आपको 100 जूते नहीं पड़ेंगे ना, और मुझे मिल जाएगा मेरे सपनों का राजकुमार। फिर मैं गाना गाऊंगी। शुक्र है कि भरद्वाज साहब नहीं थे। सिद्धार्थ उनका प्रिय शिष्य जरूर है, लेकिन दामाद बनाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। घर के बाकी लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मेघा के दिमाग का फितूर है यह सब, या फिर उसका कोई बेहुदा मजाक। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मेघा के आंखों में जो खुशियाँ झलक रही थी उसे गम में बदलना कोई नहीं चाहता था।
कितने बड़े हादसे से बची है अभी अभी, इसलिए कोई भी उसे किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहता था। सिद्धार्थ अब बेहद गंभीर मुद्दा में आ गए थे। रमा ने माहौल हल्का फुल्का करने के ख्यालों से टीवी खोला। गाना आ रहा था। सिद्धार्थ ने मेघा को देखा और मेघा खो गई सिद्धार्थ की झील सी गहरी आंखों में।